नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ से आने वाले उन केसेस को देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, विशेषकर नेट यूजीसी में। और जो इंटरनेशनल लॉ से जहाँ से प्री के क्वेश्चन आते हैं, एक दो केसेस आपको इसमें से मिल जाएंगे। देखिए, पहला केस है एम्बेटोलिस आर्बिट्रेशन केस है। तो ये ग्रीक फैमिली थी। हालांकि हम पॉइंट टू द पॉइंट चलेंगे, तो उस फैमिली का जो है वो सरनेम है। तो इस केस में क्या था, ग्रीस वर्सेस यूके में 1956 का केस है। अब देखिए, यूजीसी ने क्या कर दिया है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, लीडिंग केसेस के सेक्शंस के तमाम चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले इसमें क्या कहा गया था, द रूल रिक्वायर्स दैट लोकल रेमेडीज शैल हैव बीन एग्जॉस्टेड बिफोर एन इंटरनेशनल एक्शन कैन बी ब्रॉट। These local remedies includes not only references to the courts and tribunals, but also the use of the procedural facilities which municipal law makes available to litigants before such courts and tribunals। दूसरा केस पढ़ते हैं, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग का केस जो है 1905 का केस है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस दैट द एलिज्ड रूल इज ऑफ सच अ नेचर एंड हैज़ बीन सो vividly and generally accepted that it can hardly be supposed that any civilized nation would repudiate it। ठीक है ना। लोटस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस द ICJ stressed on the necessity for consistency and uniformity of usage or practices before they can be recognized as customs। This case was decided primarily on the basis of customary law। नेक्स्ट देखते हैं, General Assembly resolution, even if they are not binding, may sometimes have normative values। They can, in certain circumstances, provide evidence for establishing the existence of rule of emergence of opinio juris। To establish whether this is true of a given General Assembly resolution, it is necessary to look at its opinion। ये एडवाइजरी ओपिनियन जो ICJ का था ऑन लीगलिटी ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, उस केस में दिया गया था। और कई बार ये भी पूछ दिया है कि इसमें से किस मामले में ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया था। अब देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट केस ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में IGC ने अपने आप को रिफ्रेन कर लिया फाइनल जजमेंट देने से। तो क्या, कौन सा केस था, न्यूक्लियर टेस्ट केस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फ्रांस। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग केस हमने भी पहले पढ़ा है, 1905 का केस है। In the case of passing of contractual rights and duties to a successor state, in state succession, successor state is free to decide as to which of the contractual rights and duties are to be respected। अगला केस देखिए, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इन कॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसमें कहा गया, रेट्रोएक्टिविटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑपरेट्स टू वैलिडेट एक्ट्स ऑफ डी फैक्टो गवर्नमेंट विच हैज सब्सिक्वेंटली बिकम द न्यू de jure गवर्नमेंट एंड नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स ऑफ द प्रीवियस de jure गवर्नमेंट। ठीक है ना। एडम्स वर्सेस एडम्स का केस, इन एडम्स वर्सेस एडम्स केस अ UK कोर्ट वॉज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ डाइवोर्स ग्रांटेड इन सदर्न रोडेशिया। सदर्न रोडेशिया जो जिम्बाब्वे था पहले। एट दैट टाइम द UK हैड नॉट recognized that country as sovereign state। The court referred to recognize the divorce decree by applying the doctrine of retroactivity। अगला देखिए, ये किस केस में कहा गया है, तो ग्रीस वर्सेस UK का केस 1956, यानी जो हम फैमिली का पहला केस पढ़ रहे थे उसी के मामले में है, एम्बेटोलिस फैमिली केस, इसी में कहा गया है। The rule requires that local remedies shall have been exhausted before an international action can be brought। सेम चीज़ें दोबारा पढ़ लेते हैं। These local remedies include not only reference to the courts and tribunals, but also the use of the procedural facilities which municipal law makes available to litigants before such courts and tribunals। तो एम्बेटोलिस केस हमने पढ़ा है, ग्रीस वर्सेस UK का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अर्तांसु मेंडी का केस है। इसमें कहा गया, अ de jure गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर प्रॉपर्टी बाई अ सूट in the court of a foreign state from de facto government because de facto government can claim immunity from being sued in the courts of foreign state। अब देखिए, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इलस्ट्रेटेड इन सिविल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केस। लूथर वर्सेस सैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू गिव वैलिडिटी टू ऑफिशियल एक्ट्स, फिर से बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गिव वैलिडिटी टू ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट,
ड्यूरिंग द पीरियड इट वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, a doctrine of retroactivity of recognition has been evolved. This principle was followed in above mentioned case. above mentioned means लूथर वर्सेस टैगोर में ही कॉर्फू चैनल केस। इस केस में आईसीजे ने रिकग्नाइज किया राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। अब देखिए, अब है बैंक ऑफ इथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट में। इस केस में क्या था? इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिस्प्लेस्ड de jure गवर्नमेंट एंड न्यूली फॉर्म de facto गवर्नमेंट, द राइट एंड स्टेटस ऑफ de facto गवर्नमेंट प्रिवेल्स ओवर द de jure गवर्नमेंट। और ये बात देखिए दोनों केसेस में कही गई है, यानी बैंक ऑफ इथोपिया के केस में भी कही गई है और जानसू मेंडी के केस में भी कही गई थी। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969 का है। आईसीजे कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब अगला देखिए, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, स्ट्रेट बेस लाइन मैथड। तो जो दो मेथड होते हैं उन्हीं पे दोनों केसेस थे, यानी एक जो मेथड है इक्विटेबल प्रिंसिपल जो डिलिमिटेशन का है और दूसरा है स्ट्रेट बेस लाइन मेथड। तो इन दोनों की बात इन दोनों केसेस में की गई थी। स्ट्रेट बेस लाइन मेथड वॉज अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी इन केस ऑफ एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस। आइलैंड ऑफ पारमास केस 1928 का केस है। इन दिस केस prescription was applied as a general principle of law recognized by civilized nations. Asylum case, in this case general principle of law applied by civilized nation was not applied, so it was not applied. अब देखिए, इस केस में आईसीजे ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? कहा कि द पार्टी विच रिलाइज ऑन अ कस्टम ऑफ दिस काइंड, यानी रीजनल और लोकल कस्टम, must prove that this custom is established in such a manner that it had become binding on the other party, that it is in accordance with the constant and uniform usage practiced by the state in question, and that this usage is the expression of a right operating to the state granting asylum and a duty incumbent on the territorial state. पैक्वे हबाना केस देखिए, जस्टिस ग्रे ने क्या कहा था? इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ आवर लॉ एंड मस्ट बी असरटेन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन एज ऑफन एज क्वेश्चंस ऑफ राइट डिपेंडिंग अपॉन इट आर ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर देयर डिटर्मिनेशन। वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग केस, इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज form of rules accepted by civilized nations as determining their conduct towards each other and towards each other subject. Right of passage over Indian territory relates to succession of customary right relating to territory. पैके हमारा केस में देखिए, इसमें से आपको ऑड वन आउट करना रहता है, तो क्या केसेस में कहा गया, कई बार ये भी पूछ देता था, तो इसलिए देखिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंटरनेशनल लॉ इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट। In no circumstances the fishing vessels could be destroyed. और थर्ड पॉइंट, the works and opinion of jurists could be resorted to for the evidence of custom and usage. तो ये तमाम केसेस हैं, इसके अलावा अन्य केसेस भी हैं, लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण केस हैं, तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपको मदद करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।